अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो किस तरह से जो मसल कंट्रैक्शन है उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, देखो पहले तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सार्कोप्लाज्मा जो है ना वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर क्या बनते हैं, इन्वेजिनेशन बनती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, टीटीब्यूल कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फिर जाएगा और इसी तरह से इन्वेजिनेशन बनती जाएंगी वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये पूरा एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी तरह यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी क्या है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और इन्होंने मिलकर यानी एक टीटीब्यूल, ठीक है, और एक टीटीब्यूल के अलावा यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने हैं, 2 एस आर है। ठीक है, इन्होंने मिलकर जो चीज़ बनाई है ना, इसको कह रहे थे ये ट्राइएड है। ठीक है, ये जो टीटीब्यूल है ना, ये देखो मतलब यहाँ पे सामने तो हमें टीटीब्यूल नजर आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, लेकिन इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है मायोफिब्रिल्स, जिसके अंदर क्या है, एक्टिन और मायोसिन वगैरह और ए बैंड आई बैंड वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो अभी जो टीटीब्यूल है ये असल में कहाँ मौजूद है, ये ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन पे मौजूद है। जो आई बैंड होता है, ठीक है, ए बैंड और आई बैंड इन दोनों के कहाँ पे मौजूद है, इन दोनों के जंक्शन पे मौजूद है। मतलब देखो ए बैंड और आई बैंड कहाँ पे आ रहा होता है, पहले वो सोचो। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास जो है ना वो ए बैंड आ रहा है। ठीक है, ये भी ए बैंड आ रहा है, उसके बाद ये एच जोन है और उसके अंदर क्या आ रहा है, एम लाइन आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये आई बैंड है और आई बैंड के बाद यहाँ पे क्या आती है, जी लाइन आती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने क्या बताया कि ए बैंड और आई बैंड जो है उसका जंक्शन जंक्शन जो है वो यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें आ जाता है जी लाइन में। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, जी लाइन ए बैंड या आई बैंड के कहाँ पे मौजूद होता है, जंक्शन में मौजूद होता है। ठीक है, अब जो टीटीब्यूल होते हैं ना वो असल में जो भी मतलब यहाँ पे मायोफिब्रिल है उन सारों को रैप कर रहे होते हैं, रैप कर रहे होते हैं पूरे को। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब पूरा जो ट्राइएड है वही रैप कर रहा है मायोफिब्रिल को। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको रैप कर रहा है और जो टीटीब्यूल है वो भी रैप कर रही है किस चीज़ को, जो मायोफिलामेंट्स हैं उनको। कि जो मेम्ब्रेन है ना, ये मतलब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी और ये जो टीटीब्यूल है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो इर्द गिर्द सेल क्या रहता है, वो क्या रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयंस है, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ये इसके साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। मतलब जो ये फ्लूइड है ये इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे जगह ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे जा रहा है और सारी बातें यहाँ पे फिर सारी चीज़ें जो है अंदर मूव कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना वो कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है, वो कहीं वो मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ है कि देखो अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एक नर्व इम्पल्स आई। ठीक है, जैसे फर्ज करो ये मेरे पास जो है ना एक नर्व इम्पल्स आई, जैसे मतलब इसको मैं कह सकती हूँ एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, जो एक्सॉन टर्मिनल है ना वो आया मसल के ऊपर, तो सारी बात है एक एक्सॉन टर्मिनल नहीं होता, बहुत सारे होते हैं एक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे सेल बॉडी आएगी और फिर ये आगे डेंड्राइट्स वगैरह। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मसल है। ठीक है, और इसके बाद ये मसल जो है उसकी क्या है, उसकी ये बेली है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेली। और इसके बाद ये क्या चीज़ है, ये है उसका टेंडन। और जो टेंडन होता है वो मैंने बताया था कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, इन इलास्टिक होता है और उसके अलावा ये क्या काम कर रहा होता है, ये मसल को बोन के साथ जोड़ रहा होता है। ये मसल है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कोई बोन वगैरह होगी उसके साथ जोड़ रहा है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये किसके, मोटर न्यूरॉन के हैं। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन है ना वो मतलब इसके ऊपर आगे, इसके ऊपर जो है ना इसको आगे एक्शन पोटेंशियल दे रहा है किसको, मसल्स को। ठीक है, अब जितने भी मोटर न्यूरॉन है ना, सारी बात है एक मोटर न्यूरॉन के बहुत सारे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो एक मोटर न्यूरॉन होता है ना, एक मोटर न्यूरॉन उसके जितने भी एक्सॉन हैं, 10 है, 5 है, 4 है, जितने भी हैं वो मिलके एक मोटर यूनिट बना देते हैं। ठीक है, एक मोटर यूनिट बना देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 मोटर न्यूरॉन होंगे तो मेरे पास मोटर यूनिट कितने होंगे, वो भी 10 मोटर यूनिट्स होंगे। ठीक है, लेकिन उससे मसल्स कितने एक्टिवेट होंगे वो हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि मसल्स कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ना ही हम बता सकते हैं किसके बारे में, एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में। एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में भी नहीं बता सकते और जो मसल्स इन्वॉल्व है ना उनके बारे में भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक जो मोटर न्यूरॉन है ना उसके ऊपर बहुत सारे क्या एक्सॉन टर्मिनल है, और जो एक्सॉन टर्मिनल है अगर वो ज़्यादा है तो सारी बात है एक एक्सॉन टर्मिनल जब वो एक मसल के पास गया उसने उसको एक्टिवेट किया, उसने दूसरे को एक्टिवेट किया, इसने तीसरे को एक्टिवेट किया। ठीक है, तो इसके जो एक्टिवेट करने वाले मसल्स हैं वो डिफरेंट है, वो डिपेंड करें एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर। ठीक है, और जो मसल्स हैं उसके बारे में हमें मोटर न्यूरॉन से कुछ पता नहीं लगेगा। तो जो अगर एक मोटर न्यूरॉन है तो एक मोटर यूनिट है, 10 मोटर न्यूरॉन है तो 10 मोटर यूनिट है। क्योंकि अगर एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है ना, अब फर्ज करो एक मोटर न्यूरॉन ने 5 मसल्स को एक्टिवेट कर दिया, तो वो जो 5 मसल्स हैं और जो एक मोटर न्यूरॉन है ना उसने मिलकर एक मोटर यूनिट बनाया, 5 नहीं बनाए। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो है ना हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या आएगी, हमारे पास एक जो है वो साइनैप्स आएगी। ठीक है, साइनैप्स जो है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फिर जो है वो कौन सी आ रही है, मसल्स आ रहे हैं, मसल का जो सेल है वो आ रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, टीटीब्यूल है, और ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, ट्राइएड्स बन जाएंगे, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ होगी। और जो मैं बता रही थी साइनैप्स के बारे में, तो मैंने बताया 2 तरह की होती है। एक साइनैप्स होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, और एक जो होती है वो कौन सी होती है, केमिकल साइनैप्स होती है। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे केमिकल वाले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाली को हम नहीं पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिकल वाली होती है ना उसके अंदर जैसे फर्ज करो ये साइनैप्स है, ये भी साइनैप्स है, तो ये जो दोनों होंगे ना ये सेल आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर केमिकल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो है ना आपस में जुड़े नहीं होते। जैसे ये देखो ये आपस में जुड़े नहीं, दरमियान में जो है वो खाली जगह आ रही है, इसको क्या कहते हैं,
साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, इसके ऊपर ये जो चीज़ मौजूद है इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब, ठीक है। ये साइनेप्टिक नोब है। इन दोनों के दरमियान फासला है जिसकी वजह से यहाँ पे केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पे केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये वाली जो है ना ज़रा फास्टर होती है, ठीक है, और ये वाली जो है ज़रा लेस फास्ट होती है इसकी निस्बत, ठीक है। लेकिन वैसे जो इतना बल्ब का चलना है ना वो वैसे होता वो तेज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो आएगा, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा पहले हमारे पास एक चीज़ होती है रेस्टिंग और मेन पोटेंशियल। उसके अंदर जो बाहर चार्जेस है ना वो क्या हो जाते हैं, जब जैसे मतलब रेस्टिंग और मेन पोटेंशियल जब वो डीपोलराइज होगा या एक्शन और मेन पोटेंशियल के अंदर चेंज होता है ना, तो जो चार्जेस होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। जो इसके अंदर केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं ना केमिकल्स एंड ऐप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। सारी बात है, एक जो वो CNS के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जो वो PNS के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं या और भी किसी बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करना चाह रही हूँ एसिटाइलकोलिन की। जो एसिटाइलकोलिन होता है ना वह ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कहाँ पर बन रहा होता है, सिनैप्टिक नॉब के अंदर, ठीक है। जो सारे के सारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं सेल बॉडी के अंदर। मतलब ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, उसकी सेल बॉडी है, उसके डेंड्राइट्स वगैरह, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट्स है उसके बाद यहाँ पे नीचे एक्सोन आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे, उसके एक्सोन टर्मिनल्स जो वो आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्सोन टर्मिनल्स आ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो चीज़ है ना ये क्या है, सिनैप्टिक नॉब है। तो जो एसिटाइलकोलिन होता है वो कहाँ पे बन रहा होता है, वो इस सिनैप्टिक नॉब के अंदर बन रहा होता है। बाकी सारे के सारे बन रहे होते हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर असल में होता है निजल्स ग्रैन्यूल, और जो निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है उसके पास क्या होती है, प्रोटीन, और वही एनर्जी वगैरह दे के उसको फिर बना देगा, ठीक है। लेकिन बाकी ये सारों के निस्बत जो एसिटाइलकोलिन है वो बन रहा होता है सिनैप्टिक नॉब के अंदर। और जो एसिटाइलकोलिन है यही एसिटाइलकोलिन को मैं ऐसे एच लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो होता है ना इस्तेमाल होता है PNS के अंदर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है वो सारे इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन जो एसिटाइलकोलिन है वो हमेशा कहाँ पे यूज़ होगा, वो हमेशा यूज़ होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जाएगा कैसे, ठीक है। सारी बात है, एक्शन पोटेंशियल जो है और यहाँ से मेरे पास क्या निकली, सिनैप्टिक नॉब निकली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनी है मेरे पास, यहाँ पे मसल जो सार्कोलेमा है ना वो है, ठीक है। मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल के सेल की, ठीक है। और ये मेरे पास फिर से क्या आ गया, मैंने बनाया ट्राइएड्स बनाया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आया था, एक्शन पोटेंशियल आया था, और एक्शन पोटेंशियल के बाद यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे वेजिकल, ठीक है। इस वेजिकल के अंदर जो है ना वो मौजूद होता है केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर, और ये इसके अंदर जो केमिकल है उसका नाम क्या, ACH है, ठीक है। और ये जो चीज़ है असल में वो क्या है मेरे पास, सिनैप्टिक वेजिकल है, ठीक है। सिनैप्टिक वेजिकल इसका नाम मैं कह दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना किसका नतीजे के तौर पे ये है, एक्शन पोटेंशियल के नतीजे के तौर पे, ठीक है। मतलब एक्शन पोटेंशियल जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो यहाँ पे आया, करंट आ रहा था, ठीक है। वो यहाँ पे तक करंट आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा, जैसे ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना यहाँ पे मौजूद होता है CA+VDC। CA+VDC जो है ना एक तो यहाँ पे मौजूद है ये सिनैप्टिक नॉब के अलावा, इसके अलावा जो हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा ना उसके ऊपर भी मौजूद होता है। जैसे अगर मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं CA-VGC यानी कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद होते हैं कैल्शियम पंप, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पंप है ना उसका फंक्शन नहीं पढ़े, अभी हम किसका पढ़े, अभी हम पढ़े हैं कैल्शियम VGC का फंक्शन, ठीक है। तो ये कैल्शियम VGC है, यहाँ पे भी क्या मौजूद है, कैल्शियम VGC है। अब जैसे यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आना है ना ये CA-VGC खुल जा रहे हैं, वो कैसे खुलने, देखो यहाँ पे जो बाहर मैंने क्या बताया था ECF मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। और इस फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम आयंस बेतहाशा मौजूद है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा, ये जो कैल्शियम आयंस है कहाँ पे चले जाएंगे, ये CA-VGC के जरिए अंदर चले जाएंगे, कहाँ पे, सिनैप्टिक नॉब के अंदर, ठीक है। ये सिनैप्टिक नॉब के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना एक प्रोटीन लगी हुई होती है, ठीक है। उस प्रोटीन को कहते हैं डॉकिंग प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन लगी है, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है डॉकिंग प्रोटीन। ये जो डॉकिंग प्रोटीन है ना इस डॉकिंग प्रोटीन के ऊपर आगे क्या लगेगा, इस डॉकिंग प्रोटीन के ऊपर आगे कैल्शियम आयंस लगेंगे। मतलब ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल के जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रिच था कैल्शियम आयंस के अंदर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए वोल्टेज गेटेड चैनल से कैल्शियम आयंस जो वो अंदर जाकर डॉकिंग प्रोटीन पे लग जाएंगे, ठीक है। अब जब डॉकिंग प्रोटीन के ऊपर लगेंगे ना तो यहाँ पे क्या मौजूद है, सिनैप्टिक वेसिकल मौजूद है, ठीक है। जैसे ये डॉकिंग प्रोटीन पे जाके कैल्शियम आयंस लगे, इन्होंने क्या करवा देने, इन्होंने सिनैप्टिक वेसिकल की करवा देने एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। जब एक्सोसाइटोसिस होगी, देखो ये मेरे पास, अगर मेरे पास सिनैप्टिक वेसिकल है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, सिनैप्टिक वेसिकल जो है निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉकिंग प्रोटीन के ऊपर क्या लगे, कैल्शियम आयंस लगे, और यहाँ पे साथ में फिर से क्या हो रही है, उसकी जो है ना वो हो रही है एक्सोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सिनैप्स मतलब ये प्री वाली मेम्ब्रेन है, पहले वाली मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बात कर लेते हैं ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये बाद में आने वाली मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या कहते हैं कि पोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है ना इसके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या लगे हैं, रिसेप्टर्स लगे हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स है ना ये किसके रिसेप्टर्स हैं, ये है ACH के, मतलब ये जो देखो ये मेरे पास जो है ना एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकल रहा है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर से। सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर से ACH निकला, वो ACH इनके ऊपर आके लगेगा, एसिटाइलकोलिन जो है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा, ये ACH के लिए रिसेप्टर्स बने हैं, ठीक है यहाँ पे।
वो जैसे ही यहाँ पर आके लगेगा ना, तो यहाँ पे देखो जैसे वो यहाँ पे आके लगेगा, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया। और इसके लगने से क्या होगा, ये जो असल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे मौजूद होते हैं सोडियम वीजीसी, ठीक है। सोडियम वीजीसी से क्या बनाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो जो सोडियम है ना वो अंदर से कहाँ पे जाएगा, बाहर से कहाँ पे जाएगा, अंदर की तरफ। अच्छा, एक तरफ से ये सोडियम अंदर चली जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वो है ना डिपोलराइजेशन हो जाएगी, अंदर जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चला जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आके ये वाले लगेंगे ना, क्या नाम था इसका, एसिड एल्कोलिन लगेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अपने रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ से भी अंदर चला गया, ठीक है। जब यहाँ से अंदर जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे क्या आई थी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए थे। यहाँ पे भी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा, ठीक है, वो आएगा यहाँ से, ये जो टी टेब्यूल है इससे आएगा, ठीक है। जब आएगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये भी खुल जाएंगे, ठीक है। जब ये खुलेंगे ना, हमें पता है कि जो एस आर होता है ना उसके अंदर Ca2+ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये Ca2+ बहुत ज़्यादा है ना, तो ये यहाँ से निकलेंगे बाहर। अब देखो यहाँ पे भी अंदर सारा थे, बाहर कम थे, इसलिए निकले। और यहाँ पे भी क्या था, ECF के अंदर बहुत सारा था, ठीक है, और अंदर नहीं था तो वो इसलिए अंदर गए। तो ये जो सारी की सारी कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है अभी तक, वो किस वजह से हो रही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रही है, ठीक है। डिफ्यूजन से हो रही है, डिफ्यूज हो रहे हैं। अब जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है उससे कैल्शियम जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो कहाँ पे जा रहे थे, उसको कैल्शियम को अंदर लेके जा रहे थे। यहाँ से निकलेंगे कैल्शियम आयन, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कैल्शियम आयन निकलेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे अंदर क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल मौजूद है, ठीक है। जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर एक्टिन मौजूद है, और जो एक्टिन है उसके अंदर पड़ा था 2 पॉलीपेप्टाइड किसके मौजूद होते हैं, एक्टिन के मौजूद होते हैं, ठीक है। जो जी एक्टिन, एफ एक्टिन वगैरह पड़ा था वो होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, ठीक है। और इसमें पड़ा था कि जो सिविरल होते हैं वो किसके होते हैं, ट्रोपोनिन के होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रोपोनिन था उसके अंदर पड़े थे 3 कंपोनेंट्स, एक था TNC, एक था TNI, एक था TNT, ठीक है। अब जो TNC था उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को अपने साथ अटैच करवाता है। जैसे ही कैल्शियम आयंस इसके ऊपर अटैच होते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे ही अपनी शेप को चेंज करेगा ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। जब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर से उतरेगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो जो है ना हमारे पास एक्टिन, उसको वो छोड़ देगी। जब एक्टिन को छोड़ेगी, ये मेरे पास जैसे फर्ज करो एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन का पॉलीपेप्टाइड है। तो जैसे यहाँ से ट्रोपोमायोसिन उतरेगी ना, ये जो हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, ये एक्सपोज हो जाएगी। जब ये एक्सपोज होगी ना तो यहाँ पे आगे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास मायोसिन का मॉलिक्यूल वो जुड़ेगा, और उसकी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो इधर आगे जुड़ जाएगी। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ये ATP बाइंडिंग साइट है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। जब ये जुड़ेंगी तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, अभी क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो असल में निकलते हैं ना कैल्शियम से जाते हैं किसके अंदर, ये साइटोसोल के अंदर जाते हैं। उसकी जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, जो उसकी मतलब सार्कोलेम है ना, उसके ऊपर नहीं आ रहे, साइटोसोल के अंदर जा रहे हैं कैल्शियम यहाँ से निकल के, ठीक है। जैसे ये जो सारा काम है ना हो जाएगा तो उसके बाद अगर मतलब जो है वो ये सारे काम ने क्या करवाया, कंट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। लेकिन जब रिलैक्सेशन होनी है तब क्या होना है, तब जो है ना कैल्शियम पंप ने एक्टिवेट हो जाना है। उसने कैसे एक्टिवेट होना है, उसने एक्टिवेट होना है ATP के जरिए, ठीक है। ये पंप है तो इसको हम जो है वो किस तरह से एक्टिवेट करवाना पड़ना है, पंप के जरिए, ATP के जरिए एक्टिवेट करवाना पड़ना है, ठीक है। मतलब हम ATP को इस्तेमाल करेंगे, जब ATP को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो पंप है ये ओपन होगा। जैसे ये पंप ओपन होगा ना तो ये जो कैल्शियम है, जो हमने यहाँ पे पहले कैसे आए थे, बाहर आए थे, किसके जरिए आए थे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल के जरिए आए थे, ठीक है। लेकिन जब हम पंप ATP लगा के ओपन करवाएंगे ना तो ये सारे के सारे जो कैल्शियम है वो दोबारा किस में चले जाएंगे, SR के अंदर चले जाएंगे। और जब कैल्शियम जो है ना वो दोबारा से मतलब SR के अंदर जाएंगे और TNC के ऊपर से उतरेंगे, ठीक है। जब वो TNC के ऊपर से उतरेंगे तो ये दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाएगा। जब वो अपनी पहली हालत में आएगा वो ट्रोपोमायोसिन को दोबारा दबा के रखेगा यहाँ पे, ठीक है। जब वो यहाँ पे दबा के रखेगा, ये जो इसकी बाइंडिंग साइट है मायोसिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, ठीक है, वो फिर से बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो यहाँ पे जो है ना मायोसिन आके वो जुड़ नहीं सकेगी और एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो नहीं जुड़ेगी। जब एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं जुड़ेगी तो क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट के ना जुड़ने की वजह से यहाँ पे क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगी और जो रिलैक्सेशन है वो हो जाएगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।